हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप आईएएस। फर्स्ट में है आज और हम इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि आज क्या है, आज इंटरनेशनल लेबर डे है। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है बहुत ही हर्षोल्लास से क्योंकि एक तरीके से विक्ट्री होती है लेबर्स के लिए। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज इस मौके पर दो आर्टिकल लिखे गए हैं। पहले आर्टिकल में हम जानेंगे बी आर अम्बेडकर साहब के विजन के बारे में, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिलने वाले हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स मिलने वाले हैं। और दूसरा आर्टिकल बेहद खूबसूरत है, इसमें कि बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं इस समय में, लॉकडाउन के समय में। क्योंकि आपको बता दें कि लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 हफ्तों के लिए, आप तक न्यूज़ पहुंच चुका होगा। तो ऐसे में हमें किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। हालांकि अभी ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में डिवाइड कर दिया गया है जगहों को, लेकिन फिर भी जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसे में क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके लिए एक बेहतरीन आर्टिकल आपके सामने है। तो पहला आर्टिकल जहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में आज का दिन मनाया जाता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से अंबेडकर साहब ने जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर ग्रुप्स हैं, उनके लिए कैसे काम किया। साथ ही डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने कितने कदम उठाए। उन्होंने अगर हम देखें संविधान के रूप में, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, तो कई सारे उनके ऐसे कदम रहे जिन्होंने एक्चुअली बाद में जाकर के लेबर वर्क को खास करके बहुत सपोर्ट किया। क्या अंबेडकर साहब मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते थे, जो एक वॉलेंट रिवॉल्यूशन था? तो इसको जानने के लिए आपको इस आर्टिकल को जानना होगा कि ये इसके सपोर्टर थे या नहीं थे, इनका क्या मानना था ऐसे रिवॉल्यूशन को लेकर के, उन्होंने कैसे अर्बन एरिया को और रूरल एरिया को सपोर्ट किया, सपोर्टर थे या नहीं थे। तो आइए इस आर्टिकल में देखते हैं सारी इंपॉर्टेंट बातों को। सबसे पहले आपको बता दें, जो आर्टिकल लिखा गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार की कई सारी ऐसी नीतियां हैं, कई सारे ऐसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो अंबेडकर साहब के कदमों पर आधारित हैं, जो उनके द्वारा बनाया हुआ फाउंडेशन है उसी पर आधारित अभी की जो सरकार है वो काम कर रही है। जैसे कुछ एक अगर स्कीम की बात करें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की ये बात करते हैं, जिनको फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके बारे में डिटेल अभी हम आगे आर्टिकल में देखेंगे। तो अभी क्या स्थिति है, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है और लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो हर एक क्षेत्र पर, हर एक वर्ग पर पड़ा है। और अगर सबसे ज़्यादा इससे कोई प्रभावित है तो वो है माइग्रेंट लेबरर। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, आज उनके साथ लाइवलीहुड की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो लेकिन अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने कोविड-19 के स्प्रेड और एंडेमिक को देखते हुए किस चीज़ पर फोकस किया, उन्होंने सोचा है कि लाइफ को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू लाइवलीहुड। तो कुछ दिनों के लिए जो लोगों का लाइवलीहुड है वो तो स्टेक पर लग गया है, लेकिन लोगों के लाइफ को बचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब हमें ये देखना है कि लाइवलीहुड को भी कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इनका मानना है, जो आर्टिकल लिख रहे हैं, कि आज के समय में सरकार ने वर्क कल्चर को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है। कैसे? एक अडेप्टेबिलिटी और एफिशिएंसी, इंक्लूसिवनेस, अपॉर्चुनिटी और यूनिवर्सलिज्म, इन सभी चीज़ों को एक नए इंडिया में वर्कर्स को प्रोवाइड किया गया है। अंबेडकर एज द वर्कर्स लीडर, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या उन्होंने वर्कर्स के लिए इतने काम किए हैं? तो आइए देखते हैं उन्होंने कितने काम किए। शुरुआत करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। आपको याद होगा, आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा भी होगा, डिप्रेस्ड क्लास के लिए उन्होंने वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उनके द्वारा कई सारे ऐसे कदम उठाए गए जिसमें कि उन्होंने इस बात पर काफ़ी फोकस किया कि जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए, उनके साथ जो भी प्रॉब्लम है सोशली, इकोनॉमिकली, उन सभी चैलेंजेस को ख़त्म किया जाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों के, खास करके जो वर्किंग पीपल हैं, जो लेबर क्लास के लोग थे, उनके वर्किंग कंडीशन को डिसेंट बनाने के लिए भी काफ़ी मेहनत की। और उसके साथ साथ जो ऐसे लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जिनके चपेट में किसान हुआ करते थे, उनके फ्रीडम के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया। तो दलित से लेकर के किसान इंक्लूडेड, और उसमें अगर हम बात करते हैं लेबर क्लास की, तो हर किसी के अपलिफ्टमेंट के लिए अंबेडकर साहब ने अलग अलग तरीके से कदम उठाए हैं। बात करते हैं 1936 में उन्होंने एक पार्टी बनाया, उसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि अंबेडकर साहब के विजन के ऊपर कई सारे आर्टिकल आपने पढ़े होंगे इन दिनों। तो क्वेश्चन हो सकता है कि प्रीलिम्स फॉर्म में ओरिएंट कर दिए जाएं। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें
जो पुअर पीपल थे, पुअर टेनेंट्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, वर्कर्स थे, उन सभी के ग्रेवियंसेस को सुना गया, लोगों से मिला गया, कई तरीके के प्रोग्राम्स चलाए गए। और इसका जो रिजल्ट था वो इस तरीके से था कि जब नया एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, उसके तहत जब इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है तो इसमें इनको 15 सीटों पर जीत हासिल हुई 17 में से। ये हम बात कर रहे हैं बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो यहाँ से शुरुआत होती है पॉलिटिकली इंटरफेरेंस की, कि किस तरीके से उन्होंने जो वर्कर पीपल थे और डिप्रेस्ड कास्ट के पीपल थे उनके लिए आवाज़ें उठानी शुरू कर दी थी। इन्होंने कोठी सिस्टम, ये जो कोठी सिस्टम है ये कोंकण रीजन में हुआ करता था, और ये बेसिकली एक तरीके के कोर्ट पीपल जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे और उनके अधिकारों में जो ज़मीनें थी इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई कि ये अबॉलिश होना चाहिए, जो कोठी सिस्टम था वो अबॉलिश होना चाहिए। ये बात इन्होंने रखी पूना सेशन में जो कि 1937 में हुआ था। ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है, ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल 1937 का भी अपोज किया था। ध्यान देंगे वहाँ पे स्टेटमेंट आता है कि कौन कौन से बिल का, कौन से एक्ट का अम्बेडकर साहब ने अपोज किया है। तो याद रखना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल 1937, क्योंकि इसमें वर्कर्स के राइट को, जो कि राइट टू स्ट्राइक था, उसको रिमूव किया जा रहा था। तो ये बहुत बड़ा बदलाव था और इससे बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो सकता था। अगर स्ट्राइक करने का राइट ही छीन लिया जाएगा तो वर्कर अपनी बात को रखेंगे कैसे, इसलिए इन्होंने इस बिल का पूरी तरीके से विरोध किया था। अब बात करते हैं अंबेडकर एज स्पेशलिस्ट इन लेबर मैटर। लेबर मैटर में कैसे इनको स्पेशलिस्ट कहा जा रहा है, तो कुछ हुआ इस तरीके से कि इन्होंने इनको लेबर मेंबर की तरह इंक्लूड किया गया 1942 से 1946 तक वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। वहाँ पर इन्होंने कई सारे गाइडलाइंस दिए, कई सारे प्रिंसिपल्स बनाए और यहाँ के इंडियन लेबरर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया इन्होंने, तो इसलिए इनको एज ए स्पेशलिस्ट बताया जा रहा है। उसके बाद इन्होंने इनके और क्या क्या प्रभाव रहे, तो सबसे पहले इन्होंने लोगों के एस्टीम और रिस्पेक्ट के लिए काम किया। एम्प्लॉय से लेकर के एम्प्लॉयर्स तक से इन्होंने अपने लिए रिस्पेक्ट गेन किया, मतलब हर वर्ग के लिए इन्होंने सोचा, लेबर के वेलफेयर के लिए काम किया। और ये आपको दिखता है इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल में, जिसको अंबेडकर साहब के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1943 में, कंपेल्ड द एम्प्लॉयर टू एक्नॉलेज ट्रेड यूनियन, जहाँ पर ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करने के लिए कंपेल किया जा रहा था इस बिल के माध्यम से, इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल। ध्यान रखना है आपको, ये सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1944 में पहुंचते हैं जब इन्होंने वुमेन के लिए काम किया। उस समय में डिस्कशन और डिबेट चल रहा था लेजिस्लेटिव असेंबली में कि जो कोल माइन में जो महिलाएं काम करती हैं उनके बैन को लिफ्ट किया जाए, हटाया जाए, मतलब अंडरग्राउंड कोल माइंस में जो वुमेन के एम्प्लॉयमेंट पर बैन है उसको लिफ्ट किया जाना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर करेंगे आज कि इस समय में क्या रूल है, क्या इस समय में कोल माइंस में अंडरग्राउंड वर्क में अलाउड हैं वुमेन। तो प्रेजेंट सिनेरियो को आप बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ रूल रेगुलेशंस यहाँ पर चेंज हुए हैं अभी, तो हो सकता है क्वेश्चन करंट बेसिस पर बन जाए, तो ये आपको बताना है। फिर इसके बाद इन्होंने मेटर्निटी बेनिफिट बिल 1943 को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पर जो महिलाएं हैं, वुमेन वर्कर्स हैं, उनको मेटर्निटी बेनिफिट के लिए एम्पावर किया गया, उसके लिए आवाज़ उठाई गई। तो काफ़ी हिस्टोरिक मोमेंट था जहाँ पर इन्होंने वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि अंबेडकर साहब का नाम सुनकर के आपको सिर्फ एक बात ध्यान में आना चाहिए कि ये इन्होंने एक वर्ग के लिए सिर्फ काम किया है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कोई भी सेक्शन, ऐसा कोई भी वर्ग जो उस समय में वल्नरेबल था, उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है, उनके लिए इन्होंने काम बहुत हद तक किया है, और ये सारी आप इन चीज़ों से देख पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने 1945 में एक बहुत अच्छी बात कही, और इन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको 100 साल लग गए एक अच्छा लेबर कोड लाने में, लेबर लेजिस्लेशन के लिए एक अच्छा कोड पेश करने में 100 साल लग गए। ऐसा इंडिया में नहीं होना चाहिए। जब भारत आज़ाद होता है तो भारत में सबसे पहले जो रूल रेगुलेशंस बनने चाहिए और एक अच्छा कोड तैयार होना चाहिए लेबर के लिए, वो जल्द से जल्द होना चाहिए, ना कि 100 साल हमें लगाने चाहिए। तो क्या आज आप इस बात से सहमत हैं? क्या आज जो लेबर क्लास हैं हमारे, उनको हर तरीके से सुविधाएं दी गई हैं?
तो ये आपको सोचना चाहिए इस बात पर कि क्या अम्बेडकर साहब ने जो तब कहा था 1945 में, आज उनकी बात पूरी हो पाई है। अब आगे बढ़ते हैं, मार्क्सिस्ट व्यू पर हम बात करते हैं। नो एक्सेप्टेंस, ये बिल्कुल भी मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन के समर्थक नहीं थे। याद रखना है, कई बार फिलोसफिकल क्वेश्चन बनता है, तो ये किसी भी तरीके से किसी वॉलेंट रिवॉल्यूशन के समर्थक बिल्कुल नहीं थे। इनका मानना था कि एक वर्ग को समर्थन देने के लिए दूसरे वर्ग को एक्सप्लॉइट करना बिल्कुल गलत है। इन्होंने कई सारे सवाल उसके लिए पूछे थे कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर रहे हैं सो दैट आप पॉवर्टी और सफरिंग्स को ख़त्म कर पाएँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो इनका सवाल था बुद्धा या कार्ल मार्क्स। अगर आप जो एक तबका है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसको ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं, ताकि आपका जो वैल्यूएबल एंड है वो आपको मिल जाए, मतलब जो आप चाहते हैं, जो आपका एम है, उद्देश्य है, वो पूरा हो जाए। लेकिन क्या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप एक और इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल एंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे? ये बहुत बड़ा सवाल रेज किया था इन्होंने। हाउ मेनी पीपल हैव दे किल्ड फॉर अचीविंग देयर एंड, कितने लोगों को मार दिया गया था इस मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करते हुए। आपको याद होगा, इसके बिल्कुल खिलाफ था ये। इनका मानना था कि ह्यूमन लाइफ की अपनी वैल्यू होती है और किसी भी एंड को पूरा करने के लिए ह्यूमन लाइफ को स्टेक पर नहीं डाला जा सकता, और ये बिल्कुल गलत है। तो अपने ओनरशिप को पाने के लिए, अपने राइट्स को पाने के लिए किसी और के राइट्स को छीन लेना, और वो भी उसके लाइफ को छीन लेना, ये बिल्कुल गलत है। हाउ अम्बेडकर इज एन इंस्पिरेशन फॉर द गवर्नमेंट। अब आर्टिकल में ये लिखते हैं कि ये जो इनका पूरा नीति है या इनके जो फिलॉसफीज़ हैं, इससे हमारी सरकार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। ये कैसे है? तो अभी सरकार ने कई सारे स्कीम्स को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को प्रोटेक्शन दिया गया है, कंसीडर किया गया है। फरवरी 2019 में इसको स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर ओल्ड एज में जाने के बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनको पेंशन की सुविधाएं इसमें दी जा रही हैं। और उसके बाद श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया, टेक्नोलॉजिकली इंटरवेंशन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि लेबर लॉ का इन्फोर्समेंट किस तरीके से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, इसको इंश्योर किया जा सके। ठीक है। और इसके बाद अभी आपने करंट न्यूज़ में पढ़ा होगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो लेबर कोड है उसमें बदलाव किया गया है अभी हाल ही में। तो वो जो इतने सारे जो चेंजेस हैं, ये एक तरीके से बताते हैं कि लेबर के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जा रहा है, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस बात से पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हाँ, हो सकता है कि इन बातों से आप सहमत हो या इन बातों से सहमत ना हो, उसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें मन की बात में मोदी जी ने अपोलोजाइज़ किया है, जितने भी वर्कर लोग हैं, जो माइग्रेंट पीपल हैं, उनको उन्होंने कहा है कि उनसे ऑब्वियसली उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से लोगों का लाइवलीहुड बहुत स्टेक पर आ गया था। लेकिन उनको उनकी लाइफ को बचाना ज़्यादा सही लगा, ज़्यादा उचित लगा, इसलिए ये कदम उनके द्वारा उठाया गया है। अब मेंस के आंसर राइटिंग के लिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू फील अम्बेडकर फॉट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वर्किंग क्लास इन इंडिया? क्या आपको ऐसा लगता है कि अम्बेडकर जी ने वर्किंग क्लास को उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए इंडिया में कदम उठाए हैं? ठीक है, इसके लिए आपको सोचना है। आर्टिकल में बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए, बहुत सारे डाटा दिए गए हैं, उसको सोचते हुए आंसर लिखना है। अगला आर्टिकल देखेंगे, द न्यू डील इंडिया नीड्स। ये भी लेबर उस पर ही है और उनके ही अपलिफ्टमेंट पर है। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए गए हैं रूरल एरिया और अर्बन एरिया के वर्कर के लिए। ठीक है, देखिए, शुरुआत ऑब्वियसली वहीं से होनी है। कोविड-19 एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, और इसकी वजह से ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेबर डे के दिन कोई रैली नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, हर तरफ लॉकडाउन है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी महसूस हो रहा है। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है, मिलियंस ऑफ वर्कर्स जो भारत में हैं, उनकी लाइवलीहुड स्टेक पर हैं। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया सारे पॉइंट्स को। उनकी फैमिली उनके साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, फूड नहीं है, और अगर जिनकी फैमिली साथ में है उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अकोमोडेशन की दिक्कत है, फूड की दिक्कत है। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लेबर पीपल को। और अधिकारों की बात तो अभी जाहिर तौर पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि लाइफ को बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो उनका एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है उसको हमें इंश्योर करना चाहिए।
और वो हम कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है शुरुआत में। इनका कहना है कि जो वर्कर हैं, क्या उनको आप एक यूटिलिटी की तरह समझते हैं? क्या ऐसे लोग जो अभी प्रिविलेज्ड हैं, तो कौन से लोग प्रिविलेज्ड हैं? जिनके पास बहुत अच्छी खासी सेविंग्स हैं, जिनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका काम आगे चल करके हो जाएगा, या वर्क फ्रॉम होम है, उनका जो अर्निंग है वो रुक नहीं रहा, दे आर द प्रिविलेज समहाउ। इनका कहना है कि जो प्रिविलेज्ड हैं उनको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि उनके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जो लेबर वर्कर हैं, अगर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम कर रहे हैं, और वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके फैक्ट्री में ऑब्वियसली फिर काम करने के लिए मजदूर नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो एक डिमांड क्रिएट करने वाला सेक्शन है, जब वही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम धीरे धीरे आपके पास पहुंचनी शुरू हो जाएगी। आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, उसको खरीदने वाला कोई है ही नहीं, डिमांड है ही नहीं, तो जाहिर तौर पर प्रॉब्लम आप तक पहुंच जाएगी। इसीलिए अभी जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो इनकी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हैं, जो लेबर के पेन को नहीं समझ रहे, जो फार्मर और वर्कर्स की दिक्कत को नहीं समझ रहे, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए इनका कहना है कि आप बिल्कुल भी प्रिविलेज्ड फील करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस अभी ज़रूरत है किस चीज़ की, एक सॉल्यूशन निकालने की, जिसमें हर इंडियन एक साथ मिल करके काम कर सकता है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हर कोई इसके बाद प्रोटेक्टेड फील करे। अगर हम बात सरकार की करें, तो इनका मानना है कि बाकी देशों में 10% जीडीपी का 10% खर्च किया जाता है इनके रिलीफ पैकेजेस पर, रिकवरी पैकेजेस पर जब दिक्कत आती है तो। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इन वर्कर्स के ऊपर 1% भी जीडीपी का खर्च नहीं किया जाता, या महज 1% खर्च किया जाता है। तो ऐसे में किन किन चीज़ों की इस समय में ज़रूरत है? इस समय में दो चीज़ों की बेहद ज़रूरत है। एक तो है कैश, लोगों के पास इनकम हो, कैश पहुंचे, और दूसरा लोगों को काम मिल जाए। ठीक है, दोनों की दिक्कत है। तो एक इनकम जनरेट करें, दूसरा काम जनरेट करें। ये कैसे होगा, इसकी हम बात करेंगे। इसके लिए हमें याद आता है मनरेगा। मनरेगा एक इतना अच्छा स्कीम है जिसको और अच्छा बनाया जा सकता है, और यहाँ पर जो नीडी लोग हैं उनके लिए सबसे सूटेबल और सटीक रास्ता निकाला जा सकता है। वो कैसे? अब मनरेगा में गारंटीड वर्क प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण से स्टेट गारंटीड वर्क ना दे पाए तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना होगा, उन्होंने ऐसा कहा है। तो इनका मानना है कि जहाँ जिस एरिया में मनरेगा में काम नहीं मिल पा रहा, या सरकार उनको काम नहीं दे रही है लेबरर्स को, वहाँ पर आप उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र करें, कैश ट्रांसफ़र करें, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के रूप में, बेरोजगारी भत्ते के रूप में आप उनको पैसा प्रोवाइड करें। ये एक सिंपल सा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ से आपके धीरे धीरे जो डिमांड है वो जनरेट होगी और स्थिति फिर से अपनी जगह पर पहुँचने लग जाएगी। मनरेगा एंड माइग्रेंट वर्कर गोइंग बैक। अब देखिए, मनरेगा जो है उसने पूरे ओवरऑल देखेंगे तो 10 करोड़ फैमिलीज़ को डायरेक्टली हेल्प किया है, खास करके रूरल एरिया में। ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है मनरेगा ने। इसमें क्या होता है, 100 दिन के लिए, यानी 100 दिनों के लिए लोगों को गारंटीड वर्क दिए जाते हैं। अब इनका मानना है कि जो आप 100 डेज़ के लिए गारंटीड वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, यू शुड एक्सटेंड इट। आपको इस 100 दिन को ऐसे समय में बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी क्या समय है, अभी समय ऐसा है कि लोगों के पास काम नहीं है, कंपनियां क्लोज्ड हैं। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जैसे जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़ काम करते हैं, अब उनके पास इस समय में कोई काम नहीं है। तो जब उनको मनरेगा के तहत काम दिया जाए तो वहाँ पर 100 दिन से आगे बढ़ा दिया जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाए जिनको मनरेगा के तहत काम नहीं मिल पा रहा है। और इसके बाद उन्होंने काम भी बताएं कि आप कैसे काम हैं जो इन लोगों से आप ले सकते हो ऐसे समय में जब कोविड क्राइसिस चल रहा है। तो अर्बन वर्कर्स कंसर्न, अब हम रूरल से आते हैं अर्बन एरिया की तरफ। वहाँ पे लोगों का क्या कंसर्न है? सेम कंसर्न है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कि कोई काम नहीं है। अगर हम वेंडर्स की बात करें और जो डेली वेजेस पर काम करते हैं लोग, उनकी बात करें, तो उनको भी आपको गारंटीड वर्क प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप कैसे वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो मास्क बनता है, सोप बनते हैं, सैनिटाइजर्स बनते हैं, इन सारे काम को आप इन लोगों को अलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो काम है वो घर पर रह करके करें। होम बेस्ड एक्टिविटीज़ हम इन लोगों से, जो लेबर पीपल हैं,
और ये वर्कर हैं उनसे करवा सकते हैं। इसमें उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, जो आपका गारंटी वाला प्रोग्राम है वो भी पूरा होगा, वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, लोगों तक इनकम पहुंच जाएगी और इनको घर बैठे ही काम मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्विस सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, वो तो काम कर रहा है अपने अपने घरों से, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, जो इन चीज़ों में काम करते हैं, इंडस्ट्रियलाइज वे में काम करते हैं, उनके पास काम नहीं है। तो उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सुझाव है जो सरकार अपना सकती है। अब इन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। अगर हम बात करें केरला स्टेट की, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा अभी सॉल्यूशन निकाला गया है इस कोविड-19 के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, जिसमें कि आपस में पंचायत और लोकल गवर्नमेंट मिलकर के काम कर रही है और इस एपिडेमिक के खिलाफ कैसे डील करना है, कैसे वहाँ पर वर्कफोर्स को कंटिन्यू रखना है, कैसे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को एक्सपेंड करना है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है केरला, जिससे हम सीख सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को लेकर के, तो केरला के बाद अब महाराष्ट्र पे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है 1975 में। वहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है और सबसे अच्छी बात है कि इसको फंड करने के लिए तरीके भी बताए गए हैं। वहाँ पर इसको फंड करने के लिए 4 टैक्सेस का नाम लिया गया था। प्रोफेशनल टैक्स, जो कि लोगों की सैलरी पर लगाया गया, टैक्स ऑन पेट्रोल, सेल्स टैक्स सरचार्ज एंड टैक्स ऑन इनकम ऑफ 3 क्रॉप इंटीग्रेटेड फार्म। तो कैसे फंड को जनरेट करना है ताकि उससे जो महाराष्ट्र में गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था उसको पूरा कर सके, ये भी बताया गया। ठीक है, अब इसको यहाँ हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो मनरेगा को अडॉप्ट किया गया था उसको महाराष्ट्र एक्ट को देखते हुए इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है, आफ्टर 30 ईयर। लेकिन महाराष्ट्र मॉडल को अडॉप्ट नहीं किया गया। फाइन, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो फंडिंग पैटर्न था वो हमने अडॉप्ट नहीं किया, यानी महाराष्ट्र मॉडल का फंडिंग पैटर्न हमने अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आज इतना ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच रहता है मनरेगा में कि इस पर हम जब पैसे एलोकेट करते हैं तो एनफ एलोकेशन नहीं होता, लोगों को एनफ वर्क नहीं मिल पाता और जो गारंटी प्रोग्राम हमने शुरू किया एम्प्लॉयमेंट का वो हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसकी शुरुआत हमें छोटे से करना चाहिए। अभी वेल्थ टैक्स हमें लगाना चाहिए, 2% से शुरुआत करनी चाहिए और एटलीस्ट हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? फंड जनरेशन। कि गवर्नमेंट कैसे फंड जनरेट करती है ताकि लोगों को गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। एग्जाम्पल इन्होंने यूएस का लिया है कि जब वहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन का समय आया था तब उन्होंने क्या किया था, एक नए डील की शुरुआत की थी, लोगों को कंपटीशन से कोऑपरेशन पर जाने को कहा था, मैसिव पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स चलाए गए थे। तो ये अमेरिका की बात है। अब ऐसे ही एक मॉडल इंडिया को अर्जेंटली अपनाने की ज़रूरत है जो कि ओपन एंडेड हो, क्रिएटिव हो और एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड करता हो एट मिनिमम वेजेस। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय के लिए। तो आज 1 मई है, फिर से आपको बता दें, लेबर डे है और इसको सेलिब्रेट इस तरीके से किया जाना चाहिए हर किसी को। जब इसकी शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा इसके हिस्ट्री के बारे में, तो हे मार्केट अपराइजिंग्स हुआ था 1 मई में ही और वहीं से शुरुआत हुई थी 8 आवर वर्किंग डे। इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने रिवोल्यूशन किया था, अपराइजिंग्स हुई थी। तो वही कहा जाता है कि जब बात लोगों के हंगर और इंडिग्निटी की होती है तब ऐसे कई सारे अपराइजिंग्स हुए हैं हिस्ट्री में और वो सर्टेनली एक रिफॉर्म को लेकर के आते हैं। तो जिस चीज़ के लिए रिफॉर्म इनिशिएट किया गया था, सरकार को इस बात को समझने की ज़रूरत है और लोगों को, जो खास करके हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ देने की ज़रूरत है। यहाँ भी आपको मेंस के लिए क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप ट्राई करेंगे। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आप में से किसी को पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम के बारे में पता करना हो जो कि ऑनलाइन तरीके से अवेलेबल है तो आप अप्रोच कर सकते हैं 8750069419 पर। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।